Hello students, welcome to the channel IPCS by योगेंद्र सर and welcome to the another exciting class for class 11th IP जिसमें आज हम कर रहे हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि क्लास 11th IP का पूरा सिलेबस ऑलरेडी इस चैनल पर डला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने आज से स्टार्ट की है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th आईपी की सीरीज, जिसमें हम करेंगे यूनिट 1 और जो हमारी यूनिट 2 है, यानी कि जो टर्म 1 का सिलेबस है उसके सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ इकट्ठा क्या कहलाता है। सो क्वेश्चन ये रहा, इसके कुछ ऑप्शंस हैं। कंप्यूटर सेट कहते हैं उसे, हार्डवेयर सिस्टम कहते हैं, हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, या फिर कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। सो वी ऑल नो जो हमारा पूरा कंप्यूटर रहता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के हम उसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। हम उसे क्या कहते हैं? सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जो मैंने रेड कर रखे हैं वो हमारे करेक्ट आंसर हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और ये जो आपको रिटर्न या नोट करने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या आंसर है, ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा इस वीडियो के अपलोड होने के तुरंत बाद। सो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। जो पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बना था जो किस पे बेस्ड था? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे, वह कौन सा था? ठीक है, एलएसआई, ENIAC, VLSI या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हमेशा याद रखना कि फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ठीक है, बाइनरी वाला। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स भी हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स है फर्स्ट, लेकिन जब पूछा जाएगा बाइनरी तो हमको क्या याद रखना है? ENIAC। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट था बाइनरी कंप्यूटर जो किस पे बेस्ड था? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का। ठीक है, और इसका अल्टरनेट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जांपल में कि द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच आर्किटेक्चर। ठीक है, और नीचे आर्किटेक्चर्स के नाम दिए रहेंगे, तो हमें कौन सा लगाना है? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, जो फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ENIC वाज बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो इसमें से आपके 2 MCQs निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हो कि इसके अल्टरनेट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड द प्राइमरी मेमोरी नोन एज। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच में एक हाई स्पीड मेमोरी लगाते हैं, वो मेमोरी कौन सी होती है? ठीक है, तो सीधी बात है, मैंने आपको बताया था जब अपन थ्योरी पढ़ रहे थे कि जब भी हमें कोई चीज की फ्रिक्वेंटली यूज होती है, ठीक है, जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्राइमरी मेमोरी से उठा के कहां पे रख देते हैं? एक बीच की मेमोरी जिसको बोलते हैं कैशे मेमोरी। ठीक है, तो हमें प्राइमरी मेमोरी तक नहीं जाना पड़ता उस डेटा को लेके, तो CPU कहां से एक्सेस कर लेता है उसको? किस मेमोरी से? जो बीच की मेमोरी रहती है। और उस बीच की मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, कैशे या फिर HDD? नो। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कैश मेमोरी। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। ठीक है, जो हमारी फास्टर मेमोरी जो हम CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगाते हैं ताकि जो भी चीजें हमें फास्टर एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो हमें प्राइमरी मेमोरी तक नहीं जाना पड़े, तो हम उसके बीच में एक फास्ट मेमोरी लगाते हैं, उसे ही कहते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ENIAC। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट बाइनरी कंप्यूटर था और उसका फुल फॉर्म हमें बताना है। ठीक है, तो ENIC इज स्टैंड फॉर ENIAC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एम्बेडेड न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, या फिर इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो बात बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके के सारे जो भी फुल फॉर्म्स रहेंगे उसका आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, मतलब कि उसका करेक्ट फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, तो आपको बाकी के जो ऑप्शंस हैं उससे कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी बोला है कि इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, यदि आपको ये याद हो गया, सो ऑप्शंस कोई भी हो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, और यदि आपको यही याद नहीं है तो आप हमेशा कैसे रहेंगे? कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, एक बार और याद कर लेते हैं हम लोग। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा क्या है? N फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, नंबर नहीं है ना, न्यूमेरिक है। क्या है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गया हमको याद। चलिए आते हैं नेक्स्ट। ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यू टू रिसीवर, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एक डेटा है जिसको हमने ऑर्गेनाइज तरीके से या क्लासिफाइड तरीके से रखा हुआ है और उसकी कुछ मीनिंगफुल वैल्यू है, मतलब कि उसमें कुछ मीनिंगफुल वैल्यू या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, मीनिंगफुल डाटा है, वो किसी चीज के लिए, कुछ काम के लिए है वो डेटा, किसके लिए? रिसीवर के लिए। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहते हैं? ठीक है, कि हमने किसी जो भी कुछ डेटा था हमारे पास, हमने उसको क्या किया है? अच्छे से व्यवस्थित तरीके से जमा दिया है, टेबल्स के फॉर्म में, रोज के फॉर्म में, या हमने उसमें इंडेक्सेस लगा दी हैं, और या फिर ढूंढने में और अच्छे से एक्सेस करने में हमें उसमें सहूलियत हो रही। तो इस प्रकार के डेटा को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए डेटा,
ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी रॉ डेटा, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब भी हम रॉ डेटा में से कोई अच्छी चीज या मीनिंगफुल डेटा निकाल के लाते हैं तो वो मीनिंगफुल डेटा या वो ऑर्गेनाइज डेटा को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सो इंफॉर्मेशन इज द ऑर्गेनाइज और क्लासिफाइड डेटा विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यू टू द रिसीवर, या रिसीवर नहीं हो तो किसी के भी लिए, यदि कोई बंदा किसी भी चीज को क्या कर रहा है, किसी डेटा में से कुछ मीनिंगफुल चीजें निकाल के लाता है तो वो मीनिंगफुल डेटा क्या कहलाता है, हमारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट, द कंप्यूटर्स मेन सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, जो हमारा मेन चिप लगी रहती है जिसपे सारे के सारे जो हमारे पार्ट्स रहते हैं वो असेंबल्ड रहते हैं, उस मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू या फिर ब्लूटूथ। ठीक है, बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, मदरबोर्ड। ठीक है, क्या है हमारा, मदरबोर्ड। ठीक है, क्यों उसको मदरबोर्ड कहते हैं, क्योंकि वही है सबकी मदर, मतलब कि सारे के सारे जो भी पार्ट्स रहते हैं हमारे वो सब किस पे रहते हैं, हमारे मदरबोर्ड पे। ठीक है, उसी पे हार्ड डिस्क लगाते हैं हम, उसी पे रैम रहती है, उसी पे हमारा प्रोसेसर रहता है, सारे के सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रहते हैं वो सब किस पे रहते हैं, असेंबल्ड हमारे मदरबोर्ड पे। इसलिए इसी को क्या कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड, और इसलिए इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मदरबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मेन मेमोरी। अब हमें बताना है कि इसमें से मेन मेमोरी हम किसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीपीयू या फिर रैम। सो व्हाट इज द मेन मेमोरी, चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। बस, अब बस क्या होता है, बस मतलब तो होती है जो केबल्स होती हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम कहते हैं बस कहते हैं। तो ये तो हमारा मेन मेमोरी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये क्या है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, यहाँ पे तो हमारा डेटा प्रोसेस होता है, यानी कि ये किसी प्रकार की मेमोरी नहीं है। अब हमारा जो लास्ट बचता है वो बचता है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। ठीक है, ये एक तरीके की मेमोरी है और इसे ही हम क्या एक और नाम से जाने जाते हैं, इसे कहते हैं मेन मेमोरी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, रैम। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं कि हमें जो पता है उनको आउट कर दें और जो करेक्ट है वो हम ऑटोमेटिकली उससे पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू अदर हार्डवेयर। ठीक है, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो किसी भी प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शंस हैं सिस्टम बस, सीपीयू, मेमोरी या इनपुट। ठीक है, तो हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो मैंने बताया था कि हम किससे कनेक्ट करते हैं बाकी हार्डवेयर और प्रोसेसर को, वायर से। ठीक है, थ्रू वायर्स और केबल्स, और कंप्यूटर्स में उन्हीं केबल्स और वायर को क्या कहा जाता है, बस। जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया, तो जहां पे भी आपको बस दिखे तो समझ रहा हो कि वो वायर से, और उन्हीं से ही हम कनेक्ट करते हैं किसी भी चीजों को। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, सिस्टम बस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जिससे हम कनेक्ट करते हैं प्रोसेसर और हार्डवेयर को, सिस्टम बस। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये भी आप क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे होंगे। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि वहीं पे जो हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल डेटा है वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, हम उस तरीके के ऑपरेशन वहां पे करते हैं। ठीक है, इसलिए सीपीयू को ही क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि वहीं पे भी सब कंपैरिजन, प्लस माइनस, जोड़ना घटाना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कंपैरिजन, हर तरीके की चीज जो भी है मैथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन कहां पे परफॉर्म किए जाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो कौन लगाता है दिमाग, सीपीयू, इसलिए दिमाग वाला काम कौन करता है, सीपीयू, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट, फिजिकल कंप्यूटर ऑफ कंपोनेंट कंप्यूटर आर। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर, जो भी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, जो फिजिकली हम प्रेजेंट रहते हैं, उन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एएलयू या सीपीयू। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो भी फिजिकली चीज रहती है वो कैसी रहती है, हार्ड रहती है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से याद रखेंगे, जो भी फिजिकल चीज रहेंगी किसी भी कंप्यूटर की, उसे हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर, यानी कि वो कैसी है, कड़क है। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ट्रिक्स होती है एमसीक्यू में किसी भी चीज को याद रखने की। तो फिजिकल है तो कोई भी चीज फिजिकल है, वास्तविक है, तो वो कैसी होंगी, ज्यादातर कैसी रहती है, हार्ड रहती है। ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। सो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर हार्डवेयर, हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, हार्डवेयर जानते हैं। ठीक है, ऊपर सॉफ्टवेयर हमें मालूम है क्या होते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिंपली हम इंस्टॉल करते हैं, उनको डाउनलोड करते हैं। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, ये सीपीयू का पार्ट है। इसके बाद सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है, अपने आप में ही सीपीयू है। सो इट इज नॉट अ फिजिकल कंपोनेंट। ठीक है, सो ये क्या हो गया, हमारा मेन क्या हो गया, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कार। तो फिजिकल कंप्यूटर कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। ठीक है, नेक्स्ट, which smaller unit of CPU directs and coordinates all activity within it and determines the sequence in which instructions are executed, sending instruction sequence to other smaller unit।
ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी यूनिट सीपीयू की डायरेक्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है बाकी लोगों से और बताती है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले प्रोसेस करना है, कौन सा बाद में करना है, और इंस्ट्रक्शन इधर उधर भेजने का क्या करती है, काम करती है, डू अदर स्मॉलर यूनिट, और जो बाकी बाकी यूनिट्स हैं उनको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेंड करती है। तो इस तरीके का काम कौन करता है, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, प्रोसेसर या सारे के सारे। हमें बताना है विच स्मॉलर यूनिट, हमें यूनिट का नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर है सीयू, जैसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, क्यों है ये कंट्रोल यूनिट, मैंने थ्योरी में भी समझाया था कि जो कंट्रोल यूनिट का काम रहता है वो सारी चीजों को क्या करने का रहता है, कंट्रोल करने का, इसलिए उसका नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट। वो क्या कंट्रोल करती है कि इनपुट कब लेना है, कहां पे रखना है, कब सीपीयू को देना है, ठीक है, कौन सा इनपुट, कौन सा जो भी इंस्ट्रक्शन आया है कब पहले उसको, पहले सीपीयू को कौन सा देना है, बाद में कौन सा देना है, फिर आउटपुट आने पे आउटपुट डिवाइस को कैसे देना है, ये सारी चीज को कंट्रोल करने का काम किसका रहता है, कंट्रोल यूनिट का रहता है। ठीक है, इसलिए वही यूनिट है जो क्या करती है, सभी चीजों से, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट से क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, और कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले होगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन बाद में एग्जीक्यूट होगा, वो सारा काम कौन देखता है, कंट्रोल यूनिट एज अ ट्रैफिक पुलिस। इसे ही हम एज ए दूसरा नाम भी एग्जांपल में ये किसकी तरह एक्ट करता है, ट्रैफिक पुलिस की तरह। जैसे ट्रैफिक पुलिस बोलता है ना कि इधर के लोग पहले जाएंगे, फिर इधर के आएंगे, फिर इधर के जाओ, फिर उधर के जाओ, वो क्या करता है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे जो प्रोसेसिंग है, जो हमारे इंस्ट्रक्शन आए हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। ठीक है, बाकी आपको मालूम है बाकी सबका क्या काम है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करती है, प्लस माइनस एडिशन डिवीजन, मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसमें। ठीक है, वो किसी प्रकार की कोऑर्डिनेशन नहीं करता। प्रोसेसर, वहां पे डेटा प्रोसेस होता है। और ऑल ऑफ दिस तो आंसर होगा नहीं इसका, क्योंकि करेक्ट आंसर एक ही है इसमें। नेक्स्ट, Which of the smaller unit of CPU perform all arithmetic and logic function in computer? अब ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ गया कि वो यूनिट का नाम बताओ सीपीयू की जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिकल लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑप्शन ए लिखा है कंट्रोल यूनिट। हमें मालूम है कंट्रोल यूनिट ऑलरेडी कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, चीजों को कंट्रोल करना। ठीक है, कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले होगा एग्जीक्यूट, कौन सा बाद में। नेक्स्ट है हमारा एएलयू। अब अपन को एएलयू का फुल फॉर्म पता हो ना, तो हम इसका आंसर ऑटोमेटिकली बता सकते हैं। क्या है एएलयू का फुल फॉर्म, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि यही वो यूनिट है जहां पे अर्थमेटिक और लॉजिक जो हमारे ऑपरेशन है वो क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और प्रोसेसर में तो सिर्फ प्रोसेस होती है चीजें। ठीक है, सी इज द रॉन्ग आंसर। कहां पे होता है, वही यूनिट का नाम, हमें सीपीयू की यूनिट का नाम बताना है जहां पे अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट परफॉर्म होते हैं। वो कौन सी यूनिट है, हमारी एएलयू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपोनेंट ऑफ सीपीयू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग कंटेंट्स ऑफ टू पीस ऑफ डेटा। अब यहां पे आ गई कंपेरिजन की बात। ठीक है, नेक्स्ट इज फिर से वही आ गया कंपोनेंट। फिर से हमें कंपोनेंट बताना है सीपीयू के। हमें मालूम है ना सीपीयू के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सीयू, एएलयू, मेमोरी, रजिस्टर्स, ये सब क्या है, सीपीयू के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो कौन सा पार्ट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट्स ऑफ टू पीसेस। अगेन फुल फॉर्म याद रहेगा तो हम इसको ही बता पाएंगे। क्या है ऑप्शन ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, बी कंट्रोल यूनिट, सी मेमोरी और डी रजिस्टर। हमें स्टोर करना नहीं है कुछ चीज, तो सी और डी तो हम ऑटोमेटिकली रिमूव कर देंगे, क्योंकि मेमोरी और रजिस्टर में क्या होता है, चीजें हमारी सेव होती हैं। ठीक है, मेमोरी और रजिस्टर क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। अब दो यूनिट बची है हमारे पास, एएलयू और सीयू, जिसमें से सीयू हमें पता है किस लिए यूज होता है, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। और एएलयू का जब हमने फुल फॉर्म देखा तो क्या देखा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी कि वहां पे अर्थमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं। लॉजिकल मतलब होता है कंपैरिजन वाले, कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन एक दूसरे के बराबर है, ये सारी चीजें भी कौन करता है, एएलयू करता है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही, कंपेयरिंग की हो रही है, इसलिए क्या है इसका करेक्ट आंसर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ रहा है, अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, इससे पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इन ए कंप्यूटर सीयू स्टैंड फॉर, ठीक है, अभी तक जो बताते आ रहा था उसी का फुल फॉर्म आ गया कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, याद रहेगा, जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है उसी सीयू कहते हैं कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट along with control unit of computer combined into a single unit known as। ठीक है, हमें बताना है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो पूरा एक सिंगल यूनिट में कंबाइंड रहता है, उस सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ये सब किसके पार्ट हैं, सीपीयू के, और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी यूनिट नहीं होता, इनपुट आउटपुट यूनिट भी नहीं होता, और ऑपरेटिंग यूनिट भी नहीं होता। द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इसी के पार्ट्स हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये सब उसके ही पार्ट्स हैं। नेक्स्ट,
टू बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर, हमको बताना है कि जो मेन फंक्शंस हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के वो कौन कौन से हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, सेंडिंग मेल्स एंड वेब ब्राउजर, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड माउस एंड कीबोर्ड, ठीक है। सो बेसिक फंक्शंस क्या है हमारे, सबसे मेन फंक्शन है हमारा सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम सबसे ज्यादा जरूरी किस लिए यूज करते हैं कंप्यूटर को, हम यूज करते हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन उसको सेंड या रिसीव करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। और जो बाकी हैं हमारे वो सब तो हमारे क्या हैं, सब पार्ट्स हैं, ठीक है। सेंडिंग मेल्स हम कभी कभी करते हैं, वेब ब्राउजिंग भी कभी कभी करते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट बनाना, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है हमारी सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जो मेन फंक्शन है, ठीक है। बेसिक फंक्शन जो हम यूज करते हैं वो क्या है हमारा, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इन ए मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, ठीक है। कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो हम क्या करते हैं कंप्यूटर को देते हैं या कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो हमेशा याद रखो, हम कोई भी डेटा, ठीक है, चाहे वो क्या बोलते हैं कंप्यूटर से दिया हो, सॉरी कंप्यूटर कह रहा हूँ, माइक्रोफोन से दिया हो, चाहे कीबोर्ड से लिख के दिया हो या बोल के दिया हो, ठीक है, या स्कैनर क्या बोलते हैं उसको, बारकोड स्कैनर से दिया हो, तो कोई भी डेटा हम यदि कंप्यूटर को देंगे तो वो हमेशा क्या कहलाता है, इनपुट। यानी कि हमने कोई भी चीज कंप्यूटर की दी, कोई भी डेटा कंप्यूटर में पहुंचाया, चाहे स्कैन करके पहुंचाया, तो भी वो क्या किया, हमने उसको इनपुट किया। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, इनपुट, ठीक है। सो कोई भी डेटा जब हम क्या करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में डालना यानी कि कंप्यूटर को पहुंचाना, तो ये क्या कहलाता है, इनपुट, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइस आखिर होते क्या है, ठीक है। वह डिवाइस जिसकी हेल्प से हम डेटा क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं या कंप्यूटर के मेमोरी में पहुंचाते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी जॉयस्टिक या फिर ऑप्शन डी माइक्रोफोन। सो एक एक करके देख लेते हैं। कीबोर्ड हमें मालूम है, हम टाइप करके क्या करते हैं, कुछ भी कमांड दे सकते हैं कंप्यूटर को, तो इनपुट दे सकते हैं। सो फर्स्ट तो ऑप्शंस नहीं है। मॉनिटर, मॉनिटर का काम क्या है, जो भी चीज प्रोसेस होकर आई है उसको यूजर को दिखाना है, क्या कंप्यूटर में जा रही है मॉनिटर से चीजें, नो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होता है मॉनिटर। इसके बाद जॉयस्टिक हमें मालूम है किस लिए यूज होता है, जॉयस्टिक होता है गेम खेलने के लिए। हम क्या करते हैं, जॉयस्टिक का जो भी लीवर रहता है उसको लेफ्ट करते हैं तो गाड़ी लेफ्ट जाती है, राइट करते हैं तो गाड़ी राइट जाती है, ठीक है। जंप करना रहता है, डिफरेंट उसमें बटन रहती है, तो हम क्या करते हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट दे रहे हैं तभी तो वो गाड़ी मूव हो रही है लेफ्ट या राइट। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसके थ्रू, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट जाती है, राइट करते हैं तो राइट जाती है, ठीक है। सो जॉयस्टिक इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस। एंड माइक्रोफोन, ये देखो ये लगा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी आवाज क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो में जा रही है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जा रही है, उसकी मेमोरी में सेव हो रही है, ठीक है। तो मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, यानी स्पीकर होता है तो क्या होता है, आउटपुट आता, आवाज मेरे पास बाहर आती है, लेकिन माइक्रोफोन है सो इट इज आल्सो इनपुट डिवाइस। सो विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, मॉनिटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द सॉरी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड इन कंप्यूटर, हमें बताना है कि कीबोर्ड का क्या फंक्शन रहता है। प्रिंट, क्या हम प्रिंट करते हैं, क्या इनपुट देते हैं, क्या टाइप करते हैं, या इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सो हमें बताना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कीबोर्ड इन कंप्यूटर, ठीक है, या फिर हम इसको ऑल द अबव कर लेते हैं, ऑल द अबव, ठीक है। सो हमें बताना है कि फंक्शन क्या है कीबोर्ड का, क्या प्रिंटिंग के लिए होता है, इनपुट के लिए, या टाइप के लिए, या फिर ऑल द अबव। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इनपुट, ठीक है। जो हमारा मेन फंक्शन रहता है कीबोर्ड का वो किस लिए यूज करते हैं हम, फॉर गिविंग इनपुट। जब भी हमें कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट देना रहता है तो हम किसके थ्रू देते हैं, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल मेथड फॉर इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इज कंप्यूटर बाय, ठीक है। यदि हमको कुछ भी इनपुट देना है टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा किसको, कंप्यूटर को, तो हम किसके द्वारा देते हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर या प्लॉटर। इसको प्लॉटर कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, कीबोर्ड। अब फिर से इसका आंसर क्या होगा, कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखना है या न्यूमेरिकल डेटा 1 2 3 भी लिखना है तो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, कीबोर्ड से। ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है। सो ये क्या होता है हमारा कीबोर्ड। तो जनरल मेथड फॉर इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इन कंप्यूटर इज बाय, किससे करेंगे हम जब भी इनपुट देना होगा, कीबोर्ड से। स्कैनर से हम क्या टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा एंटर कर सकते हैं, नहीं, वो ज्यादातर हम किस लिए यूज करते हैं, फोटोज, पिक्चर्स या फिर जो हमारी बुक्स स्कैन करनी है उसके लिए, ठीक है। लेकिन हमें पर्टिकुलरली टाइप करके इनपुट देना है टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा तो हम स्कैनर से नहीं कर सकते। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है तो ये तो इनपुट में आ ही नहीं सकता, और प्लॉटर भी क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस, इससे भी हम क्या करते हैं, प्रिंट निकालते हैं अच्छी क्वालिटी के, ठीक है। सो ये दोनों हमारे आउटपुट हैं। सो और इस इनपुट के लिए स्कैनर और कीबोर्ड थे ऑप्शन हमारे पास, सो इसमें क्या आंसर होगा हमारा, कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट,
विच टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर प्रिंटर, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर प्रिंटर है, यानी कि जो प्रिंटर है वो किस टाइप का डिवाइस होता है, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या स्टोरेज। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, मैंने बताया प्रिंटर किस लिए यूज होता है, प्रिंट निकालने के लिए, यानी कि जो कंप्यूटर का डेटा है वो क्या होता है, बाहर आता है कंप्यूटर से थ्रू प्रिंटर, कि हमें कुछ भी चीजें कंप्यूटर में उसको क्या करना है, यूजर को देना है, ठीक है, कंप्यूटर से यूजर को देना है, मतलब चीजें क्या आ रही है कंप्यूटर से बाहर आ रही हैं। सो व्हाट विल बी द डिवाइस, डिवाइस होगा हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट, विच की इनेबल्स द इनपुट ऑफ नंबर्स क्विकली, ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी की है जो क्या करती है, हम क्या कर सकते हैं उसकी हेल्प से जो भी हमारे नंबर्स हैं वो आसानी से डाल सकते हैं, फास्टर डाल सकते हैं। फंक्शन कीज, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक कीपैड, शिफ्ट एंड अल्ट या एरो की। सो हमें मालूम है कि यदि हमको फास्टर इनपुट देना है नंबर्स का तो उसके लिए हमारे कीबोर्ड में एक अलग से पैड रहता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीपैड या फिर न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। साइड में देखा होगा एक बना रहता है, बैंक वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां से आपका अकाउंट नंबर जो भी है वो वहीं से डालते हैं, ठीक है, तो वहां से जो भी नंबर है उसको डालना क्या होता है, आसान होता है और फास्टर होता है, क्विकली, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है द न्यूमेरिक कीपैड। नेक्स्ट, blank is an emerging branch in computer science which interprets means and method of making computer think like human being। हमें बताना है कि अभी ऐसी कौन सी ब्रांच अभी अभी चालू हुई है जिसकी हेल्प से क्या होता है, एक कंप्यूटर को हम इंसानों के जैसे सोचने वाला बना रहे हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन इज ब्लॉकचेन, वीआर वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। सो इसका क्या आंसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि जो भी कोई मशीन है वो उसको क्या कर रहे हैं, किसकी तरह यूज कर रहे हैं कि वो कंप्यूटर किस तरह सोचने लगे, लाइक ए ह्यूमन बीइंग। जैसे हमने अभी गूगल पे हम सर्च करते हैं, वॉइस के थ्रू सर्च कर पा रहे हैं, वो सब किसके थ्रू हो पा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण क्या हो रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। हम बोलते हैं फाइंड शॉप्स नियर मी, हे गूगल व्हाट्स द टाइम, तो वो बता देता है। तो वो किस तरीके से हमारी चीजों को किस तरीके से समझ रहा है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है, और ये किस लिए पॉसिबल हो पाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो इस तरीके कोई भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम मशीनों को इंसानों की तरह सोचने वाला, या रोबोटिक्स होगा, ये सब चीजें क्या होती हैं, हमारी एआई से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर्स, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस होंगी किसी भी कंप्यूटर के लिए। फर्स्ट इज डिजिटल कैम रिकॉर्डर, यानी कि हम किसी चीज को डिजिटल कैम रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी क्या इनपुट डिवाइस होगा। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे वेब कैम्स होते हैं। सेकेंड, माइक्रोफोन, ये जो लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं, माइक्रोफोन, क्या ये एक इनपुट डिवाइस हो सकता है, या स्कैनर, इसकी हेल्प से हम बुक्स फोटोज क्या करते हैं, स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में डालते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। ये सारे की सारे हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस। सीधी बात है, हम मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये किससे हो रहा है, डिजिटल कैम रिकॉर्डर से हो रहा है। सो ये भी क्या हो रहा है, इनपुट जा रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड होकर हमारे कंप्यूटर में सेव हो रहा है रिकॉर्डिंग। दूसरा, माइक्रोफोन, ये आवाज रिकॉर्ड हुई, वीडियो के साथ में रिकॉर्ड हो गई, ये भी क्या हुआ, इनपुट गया, अंदर गया, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हुआ। स्कैनर, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक्स वगैरह स्कैन करके हमारी मेमोरी में सेव कर सकते हैं, ये भी क्या एक तरीके का इनपुट डिवाइस। सो ऑल थ्री आर इनपुट डिवाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, मतलब जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं या पॉइंट कर सकते हैं या पॉइंटिंग कर सकते हैं किसी चीज को। माउस, स्कैनर, प्रिंटर या सीडी रोम। सो विच ऑफ दिस इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, माउस, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। सो माउस ही हमारा है जिसे हम कहते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। स्कैनर से हमें मालूम है कि स्कैनर से हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं चीजों को। प्रिंटर से क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन हम ड्रॉ नहीं कर सकते उससे, ठीक है। लेकिन जो हमारा सीडी रोम है वो सीडी को चलाने के लिए काम में है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, माउस। माउस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को पॉइंट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज माउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IBM सीरीज कंप्यूटर्स बिलोंग्स टू, हमें बताना है कि जो IBM सीरीज है वो कंप्यूटर्स वो कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शन इज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। याद रहेगा IBM की बात जब भी होगी तो वो कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज और वाज बीइंग यूज्ड। हमें बताना है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, डेवलपमेंट, जनरेशन, एडवांसमेंट या ग्रोथ, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आते गई, नए नए कंप्यूटर्स बने गए, हमने उनको किन में डिवाइड किया है, डिफरेंट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन आए, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। अभी फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है,
तो ये क्या है, हमारे नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने किस में डिवाइड किया है उनको, जनरेशंस में, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जनरेशन। ओके, नेक्स्ट, द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI, हमें बताना है कि वे कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर है या VLSI माइक्रो प्रोसेसर है वो किस जनरेशन में आए थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। जो फोर्थ जनरेशन है हम उसमें क्या यूज करने लगे थे, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हम यूज करने लगे थे VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि बहुत ज्यादा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक ही चिप पे हम लगा देते थे, उसे ही क्या कहते थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ ब्लैंक जनरेशन वाज 1956 से 1964। अब हमें बताना है कि जो 1956 से लेकर 1964 तक के कंप्यूटर बने उन्हें कौन से जनरेशन का बोला जाता है या उस पीरियड को कौन सा जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी ईयर पूछ सकता है आपसे। सो हमें बताना है कि ये जो ईयर दिया गया है 1956 से 1964 ये कौन सी जनरेशन का है, तो ये है हमारा सेकेंड जनरेशन का, ठीक है। ये डेट वाले हैं, इनको बहुत ध्यान से याद रखना कि 1956 से 1964 कहलाता है हमारा सेकेंड जनरेशन, और इससे पहले का जो था 1955 तक का वो हमारा था फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। और एक याद रख लोगे तो बात का आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब 1964 के बाद क्या आएगा, 1965, तो 1965 कौन सी जनरेशन का हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन का, ठीक है। और इसके आगे का आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली फिफ्थ जनरेशन का कौन सा होता है। तो आप सिंगल कोई बीच का याद रख लोगे, जैसे ये सेकंड का ही याद रख लो, तो ये सेकंड का है 1956 से 1964 सेकंड है, तो फर्स्ट क्या होगा 1955 तक, और थर्ड क्या होगा 1965 से चालू होगा, ठीक है। सो ये हमारी ट्रिक हो गई याद करने की, ठीक है। तो सेकंड याद है तो फर्स्ट भी याद हो जाएगा और थर्ड भी याद हो जाएगा और सेकंड तो याद है ही, और फिफ्थ तो आप याद रख लोगे, ठीक है, कि जहां एंड होगा हमारा उसको याद रख लेना फोर्थ वाले का, तो हमारी फिफ्थ जनरेशन याद हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब हमें बताना है कि चार्ल्स बेबेज ने जो सबसे पहला कंप्यूटर है कौन सा बनाया था। सो इसका करेक्ट आंसर है एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन उन्होंने सबसे पहले बनाया था, और इसके बारे में और क्या है, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर भी हमारे कौन है, चार्ल्स बेबेज ही है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट डिजाइन कंप्यूटर बाय चार्ल्स बेबेज, जो पहला हमने डिजाइन बनाया था, जो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, वो क्या था, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट, विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस, हमें बताना है कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल, मतलब कि जो डिजिटल था 01 के फॉर्म में क्या करता था, प्रोग्रामेबल कर सकते थे किसी कंप्यूटर को, ठीक है, इनपुट लेता था वो 01 का। सो वो कौन सा कंप्यूटर था, वो था हमारा ENIAC, ठीक है, याद रखोगे। इसका फुल फॉर्म भी हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ये कैसा था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस था, ठीक है, पहला जिसको हम क्या कर सकते थे, प्रोग्राम कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज HLL, क्या होता है HL का फुल फॉर्म, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेमन्स लैंग्वेज, हाई लेवल लेसन या हाई लेमन्स लेसन, ओके। इसका करेक्ट आंसर है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि जो इस तरीके की लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश टाइप की, इसको क्या करते हैं हम कंप्यूटर को देते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि जो प्रोग्रामिंग में हम लिखते हैं सारी चीजें, इफ एल्स लूप वगैरह, ये सब क्या है, इंग्लिश वर्ड्स हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो हम समझ सकते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज होती है दूसरी, जो क्या होती है 01 के फॉर्म होती है, जो कौन समझता है, कंप्यूटर समझता है, ठीक है। और इसे ही कहते हैं हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और हाई लेवल टू लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लगते हैं, इंटरप्रेटर या कंपाइलर लगते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को किसकी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं, और उनको कोड समझ में आ जाता है, ठीक है। वो 01 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो भी हम लिखते हैं, और फिर वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको आसानी से समझ पाता है। सीधी बात है, कंप्यूटर की भाषा 01 है तो वो लो लेवल लैंग्वेज ही समझ पाएगा, और हम क्या 01 समझ सकते हैं, नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, हमको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं हम लोग, हम 01 के फॉर्म में कोडिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ब्लैंक कैम इनटू एग्जिस्टेंस, क्या हमें बताना है कि जो पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर में है क्या चीज आई, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, पेंटियम या रोबोटिक्स डिवाइस। तो मैंने आपको भी बताया था कि जो ये रोबोटिक्स वगैरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब कौन सी जनरेशन में आई है, हमारी फिफ्थ जनरेशन में, जो हमारी प्रेजेंट की जनरेशन है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, रोबोटिक्स डिवाइसेस, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज रोबोटिक डिवाइसेस, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज कंसिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक डिवाइसेस, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट,
Blank is an emerging branch in computer science which interprets means and method of making computer think like human being. ठीक है, ये अभी हमने किया था ये क्वेश्चन कि हम कौन सी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इस तरीके से बनाते हैं कि वो इंसानों की तरह सोचने लगे, वो था हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नो प्रॉब्लम, फिर से देख लेंगे इसको। नेक्स्ट इज ENIAC स्टैंड फॉर, हमें बताना है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रख लो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस साल भी उम्मीद है इसके आने की। अब आते हैं कुछ नए तरीके क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहन हैज बीन रिसर्चिंग इनटू द यूज ऑफ गेम्स कंसोल एंड स्पेशल इनपुट डिवाइस टू इंक्रीज चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन। ठीक है, उसने क्या किया, एक रिसर्च कर रहा है कि गेम कंसोल के लिए हम क्या यूज करें, कुछ स्पेशल टाइप के इनपुट डिवाइस वो यूज कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करें, पार्टिसिपेट करें। आइडेंटिफाई स्पेशल इनपुट डिवाइस दैट वुड इन्वॉल्व प्लेयर डायरेक्टली इन एक्सरसाइज व्हाइल यूजिंग गेम्स कंसोल। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस वो यूज कर सकता है जिसकी हेल्प से क्या करे, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करा सके। सो ऑप्शन इज लाइट पेन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स या माउस। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली और ज्यादा से ज्यादा गेम खेलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जॉयस्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक एक स्पेशल डिवाइस है जिसका मेन जो बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है, गेम खेलने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सो इफ यू यूज जॉयस्टिक देन ही कैन इंक्रीज चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, जॉयस्टिक। ठीक है, लाइट पेन तो हम सिंपली लिखने के लिए, या आपने देखा होगा कुछ टीचर्स लोग पढ़ाते हैं लाइट पेन का यूज करके। कीबोर्ड गेमिंग के लिए ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा माउस में भी हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं गेम्स के लिए। ठीक है, उतनी फीलिंग्स नहीं आती है, बट जॉयस्टिक जो है डिवाइस है वो स्पेशली गेम खेलने के लिए बनाया गया है। सो यदि वो जॉयस्टिक यूज करेगा तो डेफिनेटली चिल्ड्रन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। In the Fun Gym website has a news section that includes photographs and article about the instruction and special event. Identify one input device that can be used to capture photograph to use on the website. ठीक है, एक वेबसाइट है जहाँ पे कुछ फोटोज या आर्टिकल डाले जाते हैं। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए या इवेंट से रिलेटेड। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो फोटो लेने के लिए या फोटो कैप्चर करने के लिए यूज होगा। पहला स्कैनर, वेबकैम, OCR या फिर ऑल द अबव। सो व्हाट वी विल यूज, कि हमें क्या करना है, कंप्यूटर्स में फोटोज डालनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, कौन सा डिवाइस लगेगा, हमको लगेगा स्कैनर। ठीक है, स्कैनर की हेल्प से मैंने बताया था कोई भी फोटोग्राफ्स है, हमारे पास ऑलरेडी फोटोग्राफ्स है या किसी बुक की फोटोग्राफ है, यदि हमको उनको क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, उसके बाद ही हम किसी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, स्कैनर। इसके अलावा वेबकैम तो जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कैप्चरिंग के लिए यूज़ होता है, वीडियोस वगैरह के लिए, फोटो खींचते हैं, उतनी क्लियरिटी आती नहीं है, और वेबकैम को हम हर जगह ले जा नहीं सकते। क्या कंप्यूटर को उठा के ले जाओगे क्या कहीं पे भी ग्राउंड की या फोटोग्राफ्स की फोटो खींचने के लिए, नो। ठीक है, इस तरह OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये बैंक्स वगैरह में यूज होते हैं चेक का नंबर वगैरह रीड करने के लिए। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, SSD होता है, HDD होता है, ये सब क्या है। ठीक है, तो HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल साइडेड डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड सिंगल डिस्क या फिर स्टेट सॉलिड ड्राइव। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD, याद रखोगे सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये मेमोरी होती है जहां हम डेटा सेव कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ 1 KB मीन्स द ब्लैंक नंबर ऑफ बाइट्स। हमें बताना है कि 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं। सो वी ऑल नोस 2056, 1000, 1024 या फिर 2000। ठीक है, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, 1024। आपको ये चीज तो बिल्कुल रख लेनी चाहिए कि कोई भी जो भी कन्वर्जन होता है मैक्सिमम हमारा किस चीज से ही होता है, 1024। ठीक है, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इक्वल टू 1024 MB, और इसी तरीके से हमारी जो भी यूनिट्स है वो चलती हैं। तो हमारा जो मेन है नंबर वो क्या है, 1024। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, जब तो अपन इसका आंसर दे पाएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि जो पर्टिकुलर वर्क करने के लिए हम यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि कुछ फोटो एडिटिंग करनी है या कुछ ये जैसे मैंने टाइप करके आपके लिए पेपर बनाया है ये करना है। ठीक है, या फोटो एडिटिंग करनी है या वीडियो एडिटिंग करनी है, ये सब क्या कहलाते हैं अपने
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब किसी काम को करने के लिए पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस हैं विंडोज 7, वर्डपैड, फोटोशॉप या एमएस एक्सेल। सो ऑप्शंस देख के हमें समझ में आ रहा है क्या, एमएस एक्सेल। हमें मालूम है एमएस एक्सेल क्यों यूज करते हैं, ठीक है, रोज और कॉलम में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए। फोटोशॉप को करते हैं फोटो एडिटिंग के लिए। वर्डपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जिस तरीके से हमने टाइपिंग करके इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए हैं, ये सब वर्डपैड से होते हैं या नोटपैड से, ठीक है, या किसी भी तरीके के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से इस तरीके से हम बना सकते हैं। और विंडोज 7 क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं, विंडोज 7 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसमें ये सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, ठीक है, जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है बाकी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, ठीक है, जिससे पूरा कंप्यूटर बना होता है मिलके, उसे क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो इट इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या किसी काम को करने के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो बाकी सॉफ्टवेयर को प्लेस देता है चलाने के लिए, या जिसकी हेल्प से एक यूजर इंटरेक्ट करता है, ठीक है, कंप्यूटर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि विंडोज 7 क्या है, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPS college decided to computerize all their manual work. For the security purpose, they want to install a system which can record person's true identity in record for future references. Suggest them some device that can help them to do so. अब हमें बताना है कि जो DPS कॉलेज है वो क्या करता है, अपने पूरे जो भी स्कूल है, कॉलेज है, उसको क्या करना चाहता है, कंप्यूटराइज करना चाहता है, और फॉर सिक्योरिटी के लिए वो क्या करता है, एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता है ताकि वो क्या कर सकते हैं, एक अपना पर्सन है, कोई भी बंदा आता है उस कॉलेज में तो उसकी ट्रू आइडेंटिटी का रिकॉर्ड वो रख सके। तो हमको बताना है कि उसके लिए वो कौन सा डिवाइस उस कॉलेज में लगाए, ठीक है। पहला है स्कैनर तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि वो स्कैनर से किसी की आइडेंटिटी पाए। स्कैनर का यूज हम क्यों करते हैं, बुक्स को, कॉपीज को, फोटोज को क्या करने के लिए, स्कैन करने के लिए। तो स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत पड़ सकती है, आगे ऑप्शंस देखते हैं। लाइट पेन हमें मालूम है कि सिंपली इनपुट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे हम लिख सकते हैं उससे। नेक्स्ट इज टच स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। टच स्क्रीन भी हम क्यों यूज करते हैं, सिंपली हम कुछ भी इनपुट देना रहे उसके लिए। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। अब थोड़ा बायोमेट्रिक डिवाइसेस पढ़ लेते हैं कि क्यों, किस तरीके से उसका हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी का रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है। हमें मालूम है बायोमेट्रिक डिवाइसेस अटेंडेंस लगती है, आप लोगों के स्कूल्स या कॉलेजेस में भी होंगी, टीचर्स क्या थंब लगाते हैं। सो उनसे क्या करते हैं, उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है कि ये बंदा यही है और उसकी अटेंडेंस लग जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से कंप्यूटराइज करा हमने मैनुअल वर्क, सिंपली पी ना लिखते हुए हर दिन टीचर आके अटेंडेंस लगा के या अपनी साइन करके अटेंडेंस ना करके वो क्या कर सकते हैं, एक बायोमेट्रिक डिवाइस लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ठीक है, कब आया, टाइम तक आ जाता है उसमें। सो ये क्या हुआ, उसकी आइडेंटिटी पता चली और रिकॉर्ड भी रहेगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से वो यूज कर सकते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिवाइस शोन इन पिक्चर। अब हमें बताना है कि जो डिवाइस बनी हुई है इसका नाम क्या है, वेबकैम, माइक्रोफोन, स्पीकर या OMR, ठीक है। तो ये जो मेरे गले में लगा हुआ है यहाँ पर, ये भी क्या है, माइक्रोफोन है, और ये भी एक तरीके का माइक्रोफोन ही है, ठीक है। इसको आप टर्न टेबल पर रख के बोल सकते हैं। सो दिस इज अ माइक्रोफोन, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें उनको क्या करना है, कंसीडर करना है और ऑप्शंस बताने हैं कि सही है या नहीं है। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन कंप्यूटेशन डिवाइसेस इज अबेकस, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन कंप्यूटेशन डिवाइसेस इज अबेकस, ठीक है। सबसे पुराना जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटेशन करते थे, जोड़ते थे, घटाते थे, ठीक है, उसके लिए यूज होने वाला डिवाइसेस का नाम क्या था, अबेकस था। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है। फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल हैज इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब हमें क्या बताना है, ये दोनों स्टेटमेंट हमने पढ़ लिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स, ठीक है। हमें बताना है कि नीचे जो आंसर्स दिए गए इनमें से कौन कौन से सही है, ठीक है। ओनली वन, क्या ऑप्शन 1 ही सही है। ओनली 2, क्या ऑप्शन 2 सही है, या बोथ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो हमारे दोनों स्टेटमेंट थे दोनों सही है, या फिर ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। सो जो पहला कंप्यूटेशन डिवाइस था जो यूज करते थे, ठीक है, वो एबेकस था। सो ऑप्शन 1 इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला ऑप्शन सही है। और जो ब्लेज पास्कल था उसने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2, ठीक है। सो ये रहा हमारा आंसर।
बोथ 1 and 2। ओके, सो ये हम बोथ ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर है बोथ, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमें बताना है कि इसमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को नापते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए अ बिट, अ ब्लॉक, अ बाइट या फिर ए निबल। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट, ठीक है। हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो भी यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट, ठीक है। नेक्स्ट, सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए बिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसा हमको बताना है कि स्टोरेज वह स्टोरेज जो क्या करती है, स्टोर्स एंड रिटेन्स डेटा, यानी कि डेटा उसमें रहता है आफ्टर पावर ऑफ, यानी कि पावर जाने के बाद भी, वैसी जो स्टोरेज है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज या फिर डायरेक्ट स्टोरेज, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज नॉन वोलेटाइल। हमको क्या बोलते हैं उसको, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। जिसका डेटा नहीं जाता है पावर ऑफ करने के बाद भी, वो कौन सी स्टोरेज कहलाती है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ठीक है। और जिसका डेटा पावर ऑफ होने पे चला जाता है वो कौन सी कहलाता है स्टोरेज, वो कहलाता है वोलेटाइल, ठीक है। याद रहेगा। इसके एग्जांपल्स भी यहीं पे लिख देता हूं, जैसे वोलेटाइल का स्टोरेज, वोलेटाइल स्टोरेज का क्या है एग्जांपल, रोम है, ठीक है, सॉरी रैम, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल होती है वो क्या होती है, हमारे पास होती है रोम, ठीक है। याद रखना, इसमें से हटा देता हूं, ठीक है। बस याद रखने के लिए आपके लिए बता दिया कि वोलेटाइल होती है रैम और नॉन वोलेटाइल होती है रोम। नेक्स्ट, अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ, ठीक है। अब हमें बताना है कि वह परमानेंट मेमोरी जिसमें हमारा पूरा डेटा रहती है, जो कंप्यूटर को चालू करने में मदद करती है और उसका डेटा नहीं जाता है कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी। सीधी बात है कि उसका डेटा यदि कंप्यूटर बंद करने के बाद चला जाएगा तो कंप्यूटर दोबारा स्टार्ट होने नहीं वाला है आपका। सो उस मेमोरी को क्या बोलते हैं, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सीपीयू, रैम या रोम। अब अभी जैसा मैंने समझाया था कि रैम का डेटा तो चला जाता है पावर ऑफ होने के बाद, ऑप्शन सी तो गया, ठीक है। इसके बाद सीपीयू, सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहती है, उसका काम प्रोसेसिंग का है, इसमें डेटा तो स्टोर होगा नहीं। नेक्स्ट, अब बचा हमारे पास एनआईसी कार्ड और रोम। अब एनआईसी कार्ड क्या होता है, एनआईसी कार्ड क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब कि जो क्या करता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम एनआईसी को यूज करते हैं, ठीक है। ये मदरबोर्ड पे होता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमारे पास रोम है, ठीक है। रोम ही है वो मेमोरी जहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल्ड रहता है, ठीक है। वहीं पे सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं जो कंप्यूटर को चालू करते हैं, और उसका डेटा क्या होता है, कभी इरेज नहीं होता यदि हम उसको कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दें तब भी, ठीक है। तो जब भी परमानेंट की बात आएगी तो रोम रहेगा, और टेम्परेरी की बात आएगी तो वहां क्या आएगा, ऑप्शन रैम, याद रखें, ठीक है। विच इज यूज टू बैकअप द डेटा, कि हमको अपने डेटा का एक कॉपी बना के रखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, नेटवर्क डिवाइस, ड्राइव या फिर ऑल द अबव, ठीक है। सो क्या होगा इसका आंसर, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप या नेटवर्क ड्राइव। हम तीनों की ही यूज से हम क्या कर सकते हैं, हमारा डेटा बैकअप कर सकते हैं। ये सारे ही क्या है, स्टोरेज डिवाइस है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को रख सकते हैं या हमारे डेटा की कॉपी बना के रख सकते हैं, ठीक है। और वहां से हम, यदि हमारा डेटा डिलीट हो जाता है तो वहां से हम क्या ले सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल द अबव, ठीक है। बस स्टोरेज कम ज्यादा है, फ्लॉपी में थोड़ी कम स्टोरेज रहती है, मैग्नेटिक टेप में ज्यादा रहती है, नेटवर्क में और ज्यादा रहती है, बट हम सभी का यूज कर सकते हैं डेटा को बैकअप करने के लिए। नेक्स्ट, अ हाफ बाइट इज नोन एज, ठीक है। एक हाफ बाइट है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। सो डेटा कहते हैं, बिट कहते हैं, हाफ बाइट कहते हैं या फिर निबल, ठीक है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ हाफ बाइट, ठीक है। यदि हाफ बाइट है तो उसका आंसर है हमारे पास निबल, ठीक है। क्या बोला जाता है हाफ बाइट को, 4 बाइट, ठीक है। जो भी 4 बाइट की बात होगी कि 4 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी निबल्स, 1 निबल, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, अ हाफ बाइट इज नोन एज निबल, ठीक है। नेक्स्ट, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ ए एंड बी या फिर ऑक्सिलरी। सो मेन मेमोरी इज आल्सो नोन एज, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि मेन मेमोरी को और क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी को कहा जाता है इंटरनल मेमोरी, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं इसको, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कोर, जो परमानेंट मेमोरी रहती है जो आपके कंप्यूटर में रहती है उसे हम क्या कहते हैं, रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम, ठीक है। सीडी रोम तो हमें मालूम है, सीडी जो लगाते हैं, सीडी रीड ओनली मेमोरी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, परमानेंट नहीं होती है। सीपीयू, सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है,
रैम अभी हमने पढ़ा वोलेटाइल होता है। सो व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी? रोम। ठीक है, याद रखोगे, रोम इज द परमानेंट बिल्ट इन मेमोरी। ये बिल्ट इन की बात हो रही है, ठीक है, जो पहले से कंप्यूटर के साथ में आती है। नेक्स्ट, रैम इज अ ब्लैंक मेमोरी। रैम कैसी मेमोरी होती है? एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी या मेन। ठीक है, तो ये होती है हमारी मेन मेमोरी। ठीक है, याद रहेगा, मेन मेमोरी हमारी कौन सी होती है? रैम। ठीक है, एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी हम अलग से तो लगाते नहीं, रैम कंप्यूटर के साथ में आती है, इसलिए ये कैसी है? मेन मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड ब्लैंक स्टोरेज। जो हार्ड डिस्क रहती है वो कौन सी स्टोरेज कहलाती है? फ्लैश, यानी कि उसका डेटा उड़ जाता है, फ्लैश ड्राइव्स। नो। नॉन वोलेटाइल या परमानेंट, टेम्परेरी या नॉन परमानेंट। ठीक है, तो क्या है? हार्ड डिस्क। हमें मालूम है कि जब भी हम कोई भी डेटा सेव करते हैं, ये फाइल बनाई मैंने और उसको सेव किया, तो वो कहाँ पे जाके सेव होती है? हार्ड डिस्क में। और वो कैसी सेव हो जाती है? कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दूंगा और ऑन करूंगा तब भी वो फाइल रहेगी, हाँ रहेगी। तो ये कैसी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव? नॉन वोलेटाइल या फिर परमानेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा फ्लैश मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि हमें बताना है कि जो फ्लैश मेमोरी है उसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि फ्लैश मेमोरी होती क्या है। तो फ्लैश मेमोरी क्या होती है? एक ऐसी मेमोरी होती है जो कैसी होती है? नॉन वॉलेटाइल, यानी कि उसका डेटा क्या होता है? हमारा रिटेन रहता है इवन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी का अनदर नाम क्या हो सकता है? फ्लैश रैम। फ्लैश रैम तो नहीं हो सकता क्योंकि रैम का डेटा हमारा क्या हो जाता है? इरेज होता है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो रैम का डेटा हमारा इरेज हो जाता है या चला जाता है। फ्लैश रोम, हाँ फ्लैश रोम क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। इसके अलावा फ्लैश डी रोम, ठीक है, ये भी डायनेमिक रोम है। ठीक है, एंड लास्ट इज नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सो हमें मालूम है कि फ्लैश मेमोरी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सो करेक्ट आंसर इज फ्लैश रोम। हम इसको और किस नाम से जानते हैं? फ्लैश मेमोरी को फ्लैश रोम, क्योंकि जो फ्लैश मेमोरी हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसका डेटा परमानेंट रहता है और हम क्या कर सकते हैं? उसको इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करके उसमें नया डेटा भी डाल सकते हैं। इसी मेमोरी को क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, अ फ्लैश मेमोरी वर्क्स इन अ सिमिलर वे टू रैम। द की डिफरेंस इज द डेटा इज रिटेन्ड इन फ्लैश मेमोरी इवन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, ये बिल्कुल सही चीज है। जैसा हमने पढ़ा है कि रैम की तरह ही काम करती है, मतलब स्टोरेज के लिए काम करती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? डिफरेंस क्या है? कि जो फ्लैश मेमोरी है उसका डेटा क्या होता है? जाता नहीं है, इवन द पावर इज स्विच ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है फ्लैश मेमोरी के बारे में कि रैम की तरह ही काम करती है, पर रैम में जब डेटा इरेज हो जाता है कब? जब हम क्या करते हैं? स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर को। लेकिन इस केस में, फ्लैश मेमोरी केस में ऐसा नहीं होता। यदि हम कंप्यूटर ऑफ भी कर देते तो भी फ्लैश मेमोरी का डेटा इरेज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल टू कंप्लीट द डिजायर टास्क। ठीक है, क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, ये तो सही बात है। दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल टू कंप्लीट द डिजायर टास्क, सीधी बात है कि कोई भी हार्डवेयर अपने आप से नहीं चलेगा जब तक कि उसमें क्या ना हो? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना हो। ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर को भी वर्क करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। हार्डवेयर अकेला वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि हार्डवेयर को हम कैसे बताएंगे कि प्रिंट निकालना है? किसके थ्रू बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। सो जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे इंस्ट्रक्शन और डेटा है दैट मेक हार्डवेयर फंक्शनल टू कंप्लीट द डिजायर टास्क। एक प्रिंटर से प्रिंट देना है तो हम किसके थ्रू दे पाएंगे? सॉफ्टवेयर के ही थ्रू दे पाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर कैन फंक्शन ऑन इट्स ओन, इट नीड्स नो सॉफ्टवेयर टू बी ऑपरेशनल और फंक्शनल। ये इसका बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया कि हार्डवेयर को किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेले ही सब काम कर सकता है। नहीं, ठीक है, ये गलत बात है। कोई भी हार्डवेयर बना है तो वो सॉफ्टवेयर से मिलकर ही बना होगा, उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग की होगी जब ही वो चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ऑप्शन ए विंडोज, लाइनक्स, डॉस या फिर ओरेकल। सो विंडोज हमें मालूम है, हम लोग सब लोग चलाते हैं। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है। लाइनक्स रेड हैट, लाइनक्स हमने पढ़ा हुआ है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले डॉस चलते थे। ठीक है, इसके बाद इसको क्या बोलते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट है ओरेकल। अब हमें बाकी तीन के बारे में तो पता है, लेकिन ओरेकल के बारे में नहीं पता। ओरेकल क्या होता है? एक डेटाबेस होता है। ठीक है, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ डेटाबेस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ओरेकल। ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम टेकन टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस इज नोन एज। कि जब भी हम किसी डिवाइस से डेटा लेकर आते हैं तो वो जो टाइम लगता है उसे कौन सा टाइम कहते हैं? अराइवल टाइम, यानी कि आने का समय, एक्सेस टाइम, रिफ्रेश टाइम या फिर रीच टाइम। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अराइवल टाइम मतलब कि जब डेटा आ चुका है, वो टाइम नहीं। ठीक है, रिट्राइव करना है, लाने का समय। एक्सेस टाइम, इसका आंसर क्या होगा? एक्सेस टाइम। ठीक है, याद रखोगे। अराइवल मतलब कि जब कब डेटा पहुंचा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अराइवल। अराइवल टाइम जैसा तो मैंने अभी तक कुछ सुना नहीं। एक्सेस, एक्सेस टाइम मतलब होता है किसी चीज को लाने में, किसी भी स्टोरेज डिवाइस से
लाने तक का जो समय है हमारे पास तक किसी डिवाइस, मान लो सीपीयू लेके आ रहा है डेटा कहाँ से, मेमोरी से, तो सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन दिया मेमोरी को और मेमोरी से डेटा वापस सीपीयू के पास तक आ गया, तो सीपीयू के पास तक आने तक के टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम। और रिफ्रेश टाइम, जो भी रिफ्रेश होने में लगता है टाइम, रीच टाइम यानी पहुंचने का टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, एक्सेस टाइम। ठीक है, सर करेक्ट आंसर आपको याद रखना है एक्सेस टाइम। एक्सेस मतलब ही होता है किसी चीज को लाना। Which of the following medium is used between CPU and RAM to speed up processing power of CPU? ठीक है, वही बात हो गई कि CPU और RAM के बीच में हम क्या लगाते हैं जिससे CPU की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो हमें मालूम है कि जो चीज़ हमें बार बार उपयोग होने वाली रहती है हम क्या करते हैं वो बीच की मेमोरी में रख देते हैं ताकि CPU को RAM तक ना जाना पड़े डेटा को लाने के लिए, और वो बीच की जो स्पीड मेमोरी है, हाई स्पीड मेमोरी है, वहीं से डेटा ले आए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दिया था थ्योरी पढ़ाते समय कि हमें मालूम है कि हम हर दिन चाय बनाते हैं, तो हम चाय बनाने वाली चाय पत्ती और शक्कर क्या किसी कबर्ड के अंदर या बॉक्स के अंदर रखते हैं कहीं अंदर नहीं, या कहीं ऊपर रखते हैं क्या, नहीं, हम कहाँ रखते हैं उसको पास में ही रखते हैं, गैस के बाजू में रखते हैं, किचन के पास में रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि चाय हमें रोज बनानी है, हर दिन यूज होने वाला है, तो हम क्या करते हैं उसको बाजू के बाजू में रखते हैं, तुरंत चाय पत्ती उठाई, शक्कर उठाई और चाय बन गई। तो क्या हुआ, हम जो रोजमर्रा की चीजें जो हमें बार बार उपयोग आती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उनको हम हमारे पास में रख लेते हैं ताकि हम फटाफट आसानी से काम कर सकते हैं। सेम कंप्यूटर के केस में भी जैसे क्या होता है कि कंप्यूटर सीपीयू को दूर बार बार मेन मेमोरी में जाके किसी डेटा को लाना पड़ता है, एक बार लाया, 2 बार लाया, 3 बार लाया, तो वो समझ जाता है कि मुझे ये डेटा है बार बार उपयोग में आ रहा है, तो वो क्या करता है उस डेटा को उठा के एक बीच की मेमोरी जिसे हम कहते हैं कैशे मेमोरी, ठीक है, वहां पे रख लेता है ताकि अब दोबारा उस डेटा की जरूरत पड़ेगी तो उसको वहां नहीं लाना पड़ेगा, उसको मेन मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा लेने, वो उसको कहां से मिल जाएगी, कैश मेमोरी से, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वहां तक जाने का समय भी बच जाएगा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, कैश मेमोरी। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डेटा इज फाउंड इन कैशे इज कॉल्ड, जब भी डेटा मिल जाता है हमें कैशे में तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया सीपीयू कहाँ जाएगा, पहले किसमें देखेगा डेटा को, उसके कैशे मेमोरी में, वहां मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो उसको कहाँ जाना पड़ेगा लेने, मेन मेमोरी में, वहीं मिल गया तो फटाफट काम हो जाएगा, उसको प्रोसेस कर देगा, क्योंकि मालूम है कि यदि उसको वो डेटा बार बार यूज में आ रहा है तो वो वहीं से डेटा को प्रोसेस कर देगा। ठीक है, लेकिन उसको मेन मेमोरी से लाना पड़ रहा है तो क्या होगा, ज्यादा टाइम लगता है। अब दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जब उसको डेटा उसी कैश मेमोरी में मिल जाता है क्योंकि उसने ला के रख लिया होगा, यदि बार बार यूज हो रहा होगा, तो यदि उसको वहां मिल जाता है तो उसे कहते हैं हिट। क्या बोलते हैं उसको, हिट, यानी कि डेटा क्या हो गया है, मिल गया है। तो याद रखना जब भी कैश मेमोरी में डेटा मिल जाता है तो उसे कहते हैं कैशे हिट, यानी कि जो सीपीयू उसको डेटा मिल गया कहाँ पे, कैशे में, कैशे हिट। और यदि वो जो डेटा है जो एक्सेस करना चाहता है वो डेटा उसको वहां मेमोरी में नहीं मिला, फास्टर मेमोरी में नहीं मिला, तो उसको कहां से लाना पड़ेगा, मेन मेमोरी से लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कैशे मिस। इसका एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि यदि नहीं मिलता है तो वो कहलाता है कैशे मिस, और मिल जाता है तो उसे कहते हैं कैशे हिट। ठीक है, याद रहेगा, सीधी बात है, छक्का मारा तो हिट लग गया और नहीं मार पाए तो मिस हो गया। ठीक है, मिल गया डेटा तो हिट, नहीं मिला तो मिस। नेक्स्ट, द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स आर नोन एज, जो फिजिकल है जिनका अस्तित्व है वो कंपोनेंट क्या कहलाते हैं कंप्यूटर के। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस तरीके के एमसीक्यू, ऐसे कंप्यूटर जिनका अस्तित्व है, जिनको हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं हार्डवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल विदाउट एनी पेमेंट, मतलब ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में अवेलेबल रहते हैं, उनके लिए हमको किसी प्रकार की पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फ्रीवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, ओएसएस या फ्लॉस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास, सॉरी ओपन सोर्स बोल रहा हूँ, फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, फ्लॉस, फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि वो फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और हमें कभी भी उनके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और जो बाकी के दिए गए हैं जैसे कि फ्रीवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इनमें क्या रहता है, कुछ समय के लिए रहते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही वो फ्री रहते हैं, कुछ समय बाद 6 महीने बाद बोलते हैं कि पेमेंट करना पड़ेगा, जब भी आप एक्सेस कर सकते हैं, या उनकी लिमिटेड फंक्शनैलिटी रहती है जो ऊपर के दिन है इनमें। लेकिन फ्लॉस में क्या रहती है, आपको सारी की सारी फंक्शनैलिटी मिलेगी, फ्री में मिलेगा और उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, फ्लॉस। ठीक है, इज अवेलेबल विदाउट एनी पेमेंट। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉस। अब हमें बताना है कि फ्लॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री लिबरल ओपन एंडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फ्री लिबर्टी ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो अभी मैंने जैसे बताया था फ्लॉस का फुल फॉर्म होता है फ्री लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, याद रखोगे फुल फॉर्म वाला है, कुछ समझाने वाली बात नहीं है इसमें। फ्री एल फॉर लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक अवेलेबल इट्स सोर्स कोड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अवेलेबल इट्स सोर्स कोड, इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो अपना सोर्स कोड भी देते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन इज फ्रीवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, ओएसएस या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो सोर्स कोड किस में अवेलेबल रहेगा, सोर्स कोड मतलब होता है उसकी कोडिंग, वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से बना है, वो यदि वो सॉफ्टवेयर है तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास सोर्स कोड भी रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ओएसएस। ओएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका ऑप्शन ये भी पूछा जा सकता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो ओएसएस क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि ओपन सोर्स मतलब जिसका सोर्स कोड हमें पता हो, जिसका सोर्स कोड हम देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जिनका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है वो क्या कहलाते हैं, ओएसएस, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, फ्लॉस भी बोले जाता है, फ्री लेबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी इनका एक और नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, हमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दिस। मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। जैसे हमने पढ़ा था ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइनक्स, विंडोज, ठीक है, ये सब क्या है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर एंड डेस्कटॉप पब्लिश प्रोग्राम्स आर एग्जांपल ऑफ, ठीक है। ये जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या डेस्कटॉप पब्लिश है, ये सब किसके एग्जांपल है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं। तो हमें मालूम है ये जो वर्ड वगैरह है, वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब क्या है हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ऐसे कौन से प्रोग्राम है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, उन प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर या माउस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऐसे कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंटीवायरस यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो क्या करते हैं, पूरे कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं, उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। क्या हार्डवेयर से या कीबोर्ड से कंट्रोल करते हैं क्या, नो, ना माउस से, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर ही हैं। और प्रोग्राम हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। तो हार्डवेयर और कीबोर्ड और माउस तो क्या होगा हमारे हार्डवेयर में आ गए, ठीक है। तो प्रोग्राम्स कौन होगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोग्राम के ही ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। द सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन टास्क pertaining to a specific application are called, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम जो पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दिस। सो वो सब प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, ठीक है। जो किसी ऑपरेशंस को या टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये किस लिए यूज होता है, टाइपिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो ये क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, नन ऑफ दिस, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। सो कुछ पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज प्रोसेसर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, नहीं, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर रहते हैं, वो हमारे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं वो, यूटिलिटी, क्योंकि लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते, ठीक है। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ब्लैंक इज अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। अब हमें बताना है कि यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यदि हम खुद से एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, कि वो बोल रहा है मुझे कंप्यूटर के लिए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉरी स्कूल के लिए कंप्यूटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है कि मैं सारे स्कूल को सॉफ्टवेयर से मेंटेन कर सकूं, स्टूडेंट की डिटेल रख सकूं, या कोई शॉप वाला बोल रहा है कि मुझे बिल बनाने का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज से ही मतलब है, मतलब कि उसको
कस्टमाइज किया गया है, उसके हिसाब से कस्टमाइज किया गया है, यूजर के हिसाब से कस्टमाइज किया है उसको, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोग्राम विच एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। क्या ये ट्रू है? हाँ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो क्या करता है, यूजर को और हार्डवेयर को इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। तो आप कंप्यूटर से किस तरीके से बात कर पाते हो? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप किस तरीके से इंटरेक्ट करोगे, किस तरीके से कमांड दोगे? सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच एक्ट एज अ इंटरफेस। इंटरफेस मतलब क्या होता है? एक जरिया, ठीक है, बात करने का जरिया, ठीक है ना। तो वो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूजर और हार्डवेयर को क्या करता है, आपस में मिलवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज या कैटेगराइज एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। फर्स्ट इज डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट एमएस डॉस, स्प्रेडशीट या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सो हमें मालूम है अभी कि हमने पढ़ा था कि जो एमएस डॉस है वो कैसा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एमएस डॉस, ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम इंक्लूड। हमें बताना है कि इनमें से कौन से सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या ऑल द अबव या नन ऑफ द अबव। सो एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स कौन कौन से होंगे? सिस्टम वाले प्रोग्राम सिस्टम के लिए जो हेल्पफुल रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव या फिर बोथ ए एंड बी, ठीक है। जो कंपाइलर होते हैं वो भी सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो अपने आप में ही क्या होता है, सिस्टम होता है। सो इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द ब्लैंक मेमोरी इज स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी स्टोरिंग द मोस्ट रिसेंट एक्सेस डेटा। ठीक है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो वाला डेटा रखा जाता है? ये क्वेश्चन एक बार और आया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैश मेमोरी, ठीक है। याद रखेंगे हाई स्पीड मेमोरी की जब भी बात होगी तो उसका आंसर हम लिखेंगे कैश मेमोरी। नेक्स्ट, ब्लैंक इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज नाइदर ओपन नॉर फ्रीली अवेलेबल। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड भी नहीं पता रहता और जिसको हम फ्री में डाउनलोड भी नहीं कर सकते? ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, प्रोप्राइटरी या फिर एप्लीकेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो प्रोप्राइटरी है मतलब कि किसी पर्टिकुलर बंदे की है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम कहीं से फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते और हमारे पास सिस्टम में इंस्टॉल्ड भी है तो हम उसका सोर्स कोड नहीं देख सकते। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, ब्लैंक इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो भी हमने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और कंप्यूटर की भाषा में बदलता है या उसको एग्जीक्यूट करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है इंटरप्रेटर। क्या करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंटरप्रेटर। ये एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। ये क्या करता है? जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और उसको कंप्यूटर को परफॉर्म करता है या उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और कंपाइलर भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। वो क्या करता है? जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं सारे के सारे को इकट्ठा लेता है और क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट करता है। और असेंबलर भी ऐसा ही करता है। सो लाइन बाय लाइन कौन करता है? इंटरप्रेटर, ठीक है। वो एक लाइन उठाएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी लाइन उठाएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और लाइन बाय लाइन उसको क्या करेगा? ट्रांसलेट करते जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ऑप्शन बी। ब्लैंक आर द प्रोग्राम्स दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन टू ड्राइव एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस। हमें बताना है कि वह प्रोग्राम कौन सा है दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन टू ड्राइव, जो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को ड्राइव में स्टोर करता है एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस। ऑप्शंस: डिवाइस ड्राइवर्स, एप्लीकेशंस, लैंग्वेज प्रोसेसर्स या नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स ही क्या करते हैं? जो इंस्ट्रक्शंस है उनको क्या करते हैं? ड्राइव्स में सेव करते हैं और यूज करते हैं एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस और डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज करते हैं, ठीक है। याद रखेगा डिवाइस ड्राइवर से उसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट, ब्लैंक आर द सॉफ्टवेयर विच परमिट रीडिस्ट्रीब्यूशन बट नॉट मॉडिफिकेशन एज देयर सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। अब हमें बताना है कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो परमिट करते हैं बट उनमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं रहता। ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर्स, फ्रीवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं?
कि जो हमारे फ्री सॉफ्टवेयर रहते हैं हम फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट फ्री सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं रहता। ठीक है, तो हम इन तरीके के जो सोर्स कोड ही नहीं है तो हम मॉडिफाई तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका सोर्स कोड नहीं रहता। सोर्स कोड किसका रहता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट, अ डिस्क फ्रेगमेंटर इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, जो डिस्क फ्रेगमेंटर होता है वो किसका एग्जांपल होता है? ठीक है, तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन पहले तो समझ लेते हैं कि डिस्क फ्रेगमेंटर होता क्या है। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या करता है कि आपकी अलग अलग ड्राइव्स में या आपके पूरे कंप्यूटर में क्या होता है, छोटी छोटी स्पेस खाली रहती है। ठीक है, कि आपने कुछ चीज़ थी वहाँ पे स्टोर कर दी, उसके बाजू में दूसरी स्टोर करते हो, तो हमारे हर एक स्टोरेज के बीच में छोटी छोटी जगह खाली रह जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम उसमें कुछ बड़ा डेटा स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो वो छोटी सी जगह में क्या होता है, स्टोर नहीं हो पाता। तो डिस्क फ्रेगमेंटर क्या कहता है कि जितना भी हमारी स्टोरेज है उसको क्या करता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है और वो छोटी छोटी जगह को क्या करता है, रिमूव करके एक बड़ा डब्बा बना देता है या बड़ा स्टोरेज बना जाता है। ठीक है, एक आसान भाषा में समझाऊं कि जैसे कि हमको मालूम है कि हमारे पास अलमीरा है, उसमें क्या होगा, 4-5 खन है, उसमें क्या हो रहा है कि कुछ खन में थोड़े से कपड़े रखे, थोड़े थोड़े हर एक खन में क्या रखे हैं, हमारे कपड़े रखे हुए हैं। अब हमें एक बॉक्स रखना है जो बहुत बड़ा सा है। ठीक है, तो हम क्या कुछ थोड़े थोड़े उस बॉक्स को क्या उन थोड़े थोड़े कपड़ों के बीच में रख सकते हैं? हम नहीं रख पा रहे, तो हम क्या करेंगे, उनमें से कुछ थोड़े थोड़े कपड़ों को क्या करेंगे, उठा के बाकी के सेल्फ में रख देंगे, तो क्या होगा, एक पूरा बॉक्स हमको क्या मिल जाएगा, खाली मिल जाएगा। अब जो खाली हो गया हम वहां पे हमारा बॉक्स रख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डिस्क फ्रेगमेंटर का काम। वो भी यही करता है कि जो छोटी छोटी स्पेस थी यहाँ वहां जो छूट चुकी हैं, वो क्या करता है, उनको क्या करता है, सारे डेटा को एक तरफ कर देता है, कंप्रेस कर देता है, और जो छोटी छोटी स्पेस थी उनको क्या करता है, एक सिंगल बड़ी स्पेस बना देता है, ताकि वहां पे हम बाकी चीज को स्टोर कर सकें या फिर हमारे स्टोरेज को आसानी से यूज कर सकें। तो ऐसे काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस बताइए, और यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी यूनिट 1 जो की थी हमारी कंप्यूटर सिस्टम। और किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज है और ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दे ही रखी है, और ये पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 11 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम की जो भी लिंक्स है वो भी मिल जाएंगी, और कंप्यूटर की जो भी आपकी प्लेलिस्ट है, आपको क्लास 11 की जो भी देखना है टर्म 1 की, आपको वो भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, और कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ जो कि हमारी पाइथन है, उसके हम एमसीक्यूज करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।